Today's class we shall see addition of vectors. ठीक है, वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। उनको जोड़ना उतना आसान नहीं होता है। जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। एक तो हुआ कि ये दोनों सेम यूनिट का होना जरूरी है। क्या आप 2 kg के साथ 5 मीटर जोड़ सकते हो? नहीं। दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। ये आपको बचपन से मालूम है, कोई बोला नहीं था, लेकिन ये अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड कि 2 kg के साथ 5 मीटर हम जोड़ नहीं सकते, मतलब दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, यूनिट बराबर होने से भी जोड़ लेंगे कोई जरूरी नहीं है। जैसे वेलोसिटी का जो यूनिट है, स्पीड का भी तो यूनिट है। यू कैन नॉट एड स्पीड विथ वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें से एक वेक्टर है और एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है, साथ साथ दोनों या तो वेक्टर होंगे या फिर दोनों स्केलर होंगे। समझ में आया क्या? अब स्केलर को जोड़ना तो आता है, 5 kg प्लस 2 kg बच्चा जानता है 7 kg होता है। 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड हो गया 14 मीटर पर सेकेंड, बच्चा जानता है। बट व्हेन यू वांट टू ऐड वेलोसिटी देयर इज सम ट्रबल। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, साथ साथ वेक्टर किसको कहते हैं वो डेफिनेशन भी हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, ये क्लासेस में आप लोग सारे छोटे बच्चे हो। आपको अगर समझ में नहीं आया, आई विल टेक कि मेरा फेल्योर है, आपका कोई दोस्त नहीं है, मैं ढंग से समझा नहीं पाया। लेकिन बताना पड़ेगा कि आपको समझ में नहीं आया। नहीं बताओगे तो हम कैसे ठीक करेंगे? अब बोलोगे सर प्लीज रिपीट, तो हम रिपीट करेंगे। 5 बार बोलोगे, हम 6 बार रिपीट करेंगे। लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो उसका 2 रीजन है, या तो आपको समझ में नहीं आया और बोले नहीं, या फिर मैं बढ़िया से नहीं समझाया। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, लेकिन अगर कहीं कुछ तकलीफ होता है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं पूछूंगा हाँ क्या है डाउट बताओ, तो आप बोलोगे, रिपीट हो जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको जोड़ने से, इसको लिखने से पहले हम कुछ चीजें, इंपोर्टेंट चीजें लिखेंगे। तो क्या हमें वेक्टर जोड़ना आता है? पहले देखते हैं। अगर आता है तो क्यों सीखेंगे? क्या हमें वेक्टर जोड़ना आता है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यू नो। सपोज मैं कहूं, ध्यान से देखो कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ था। अब ये ब्लॉक के ऊपर मैं क्या करता हूं, 2 फोर्स लगाता हूं। आई अप्लाई 2 फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। एक फोर्स कुछ ऐसा और दूसरा फोर्स कुछ ऐसा। सपोज मैं कहूं कि ऊपर वाला फोर्स है कुछ 6 न्यूटन का, दूसरा वाला है 8 न्यूटन का। दोनों फोर्स है, हमें जोड़ना है, निकालना है नेट फोर्स। मतलब ये अगर एक फोर्स हुआ F1, ये हुआ F2, हमें निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब सम ऑफ द 2 फोर्सेस। फोर्स इज ए वेक्टर, इसलिए मैं एरो मार्क दे रहा हूं। कैसे लिखूंगा? इट इज सम ऑफ द 2 वेक्टर्स, ऐसे। अच्छा, ये जो नेट फोर्स बनेगा ये भी तो एक वेक्टर है, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस केस में? क्या कोई बोलेगा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एक 6 न्यूटन का फोर्स है, एक 8 न्यूटन का फोर्स है। 2 आदमी धकेल रहे हैं, एक 6 न्यूटन में, एक 8 न्यूटन में। नेट फोर्स कितना हुआ? बोलो। कोई ब्लॉक रखा है, आप आए, उसके ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगाया, पुश करने की कोशिश की। मैं आया और 8 न्यूटन लगाया सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का फोर्स एक साथ मिलके उसके ऊपर आएगा। कितना फोर्स होगा? 6 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन कितना होगा? 14 न्यूटन। तो आपको तो वेक्टर जोड़ना आता है नहीं? फोर्स इज ए वेक्टर, और आप 2 फोर्स को जोड़ के नेट फोर्स निकाल दिए। चलिए मैं केस बदलता हूं। पहले आपको क्या आता है उससे आगे बढ़ेंगे आप लोग। अभी मैं कुछ केस बदल दिया कि अब ये जो 6 न्यूटन का फोर्स था, इसको यहां से मैं भगाया। मैं क्या कर दिया, इधर से दे दिया 6 न्यूटन, इधर से दे दिया 6 न्यूटन। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स मतलब सम ऑफ द 2 फोर्सेस। नेट फोर्स मतलब सम ऑफ द 2 फोर्सेस, समझ में आ रहा है? देखो यहां पर मैं लिखा था F1 प्लस F2, यहां पर भी लिखूंगा F1 प्लस F2 बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ द 2 फोर्सेस। सम ऑफ द 2 फोर्सेस, अगर ये दोनों फोर्स आए तो रिजल्ट
रिजल्टांट, रिजल्ट वर्ड से आया है रिजल्टांट, रिजल्टांट कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। क्या कोई पहलवान मुझे बताएगा ऐसा दो फोर्स आ रहा है तो ये बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना आ रहा है, कितना, 2 न्यूटन। सो सिंपल, एवरीवन नोज। इधर से कोई 8 न्यूटन दे रहा है, इधर से कोई 6 न्यूटन दे रहा है, तो नेट फोर्स हो गया 2 न्यूटन। पहला केस में जो 14 न्यूटन था वो कुछ इस डायरेक्शन में था, दूसरे केस में जो 2 न्यूटन है वो किस डायरेक्शन में, वो भी इधर को है। तो ये फोर्स जो है आपका, यहाँ पर नेट फोर्स इज ए वेक्टर जो कि इधर को है 2 न्यूटन, यहाँ पर भी नेट फोर्स इज ए वेक्टर जो कि इधर को है 14 न्यूटन। क्या इतना तक समझ में आया? सर। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखो, एक केस में हम 6 + 8 कर दिए, दूसरे केस में 8 - 6 कर दिए, लेकिन दोनों ही केस में क्या लिख रहे हैं, नेट फोर्स इज F1 + F2, मतलब ये दोनों फोर्स मिलके कितना हुआ, इसलिए मैं लिख रहा हूं F1 + F2। समझ में आया क्या? आप ये मत बोल देना कि यहाँ पर नेट फोर्स F1 + F2 है, यहाँ पर नेट फोर्स F1 - F2 होगा। नो 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 नो, हमें क्या बताना है यहाँ पर, ये दोनों फोर्स मिलके कितना फोर्स हुआ, दोनों फोर्स मिलके, मिलके का मतलब प्लस करके कितना हुआ, 2 न्यूटन हुआ। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो दोनों फोर्स थे, यहाँ पर जो दोनों फोर्स थे वो सेम डायरेक्शन में थे। अगर दो वेक्टर, ओह सॉरी, क्या है ये, क्यों चल रहा है ऐसा, क्यों है? अच्छा ओके, जस्ट मिनट। अगर हम कहेंगे दो वेक्टर ऐसे हैं सेम डायरेक्शन में, ये कोई F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हुआ, 0। इस केस में एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कितना है, 180। इसका मतलब ये दोनों केस में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वाज डिफरेंट। यहां पर एंगल क्या था, 180। तो एक चीज हमें समझ में आया, जब हमको जो कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं उनको जोड़ना है तो सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड जानना काफी नहीं है। मैं बोलूंगा कि एक ब्लॉक रखा गया था, दो आदमी आए, एक ने लगाया 6 न्यूटन फोर्स, दूसरे ने लगाया 8 न्यूटन फोर्स, बताओ नेट फोर्स कितना होगा, क्या बोल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि बताया नहीं गया कि कैसे लगाया। ऐसे लगाया होगा तो 14 न्यूटन, ऐसे लगाया होगा तो 2 न्यूटन, है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है कि कोई ब्लॉक रखा है, कोई इधर से फोर्स लगा दिया, कोई इधर से फोर्स लगा दिया, ऐसा भी तो हो सकता है, ये कुछ अलग हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब अभी अभी ताजा जानकारी के हिसाब से हमें समझ में आया कि जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड जानना काफी नहीं है, उनके बीच में क्या एंगल है जानना जरूरी है। अगर एंगल 0 है, दोनों को न्यूमेरिकली जोड़ दो, एंगल 180 डिग्री है तो एक को दूसरे से माइनस कर दो। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो दोनों के बीच में, एंगल 90 डिग्री होगा तो, 120 डिग्री होगा तो क्या होगा, हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। क्या है कि वेक्टर हमें जोड़ना आता है, ठीक है, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 है या फिर 180 डिग्री है, किसी दूसरा एंगल है तो हमें मालूम नहीं है। क्या बात समझ में आया? हाँ सर। इसका मतलब हमें वेक्टर जोड़ना सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है कि नहीं? अभी हमें वेक्टर जोड़ना सीखना है क्योंकि हमें सिर्फ दो ही एंगल के लिए आता है। अब एडिशनल वेक्टर में हम लोग देखे, पहला चीज जो हम नोट किए, सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का सम और रिजल्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, उनके बीच में क्या एंगल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना? सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम को कहते हैं रिजल्टेंट, RESULT, रिजल्ट, ANT, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स on their magnitudes or values and angle between them। दो वेक्टर का सम
और रिजल्टेंट, उन दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ध्यान रहे, यही स्टेटमेंट आपको बताएगा कि वेक्टर किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम किसको कहेंगे वेक्टर। अभी वो कोई पूछेगा व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या कहोगे? Those physical quantities are designated as vectors that obey rules of vector addition. तो any physical quantity which obeys rules of vector addition is called a vector quantity. पहले हम समझते थे कि जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो वेक्टर है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं कहूं ये कोई एक वायर है, ये कोई एक दूसरा वायर है। अब क्या हुआ, इधर से कुछ करंट आ रहा है I1 जो कि 5 एम्पियर का है, इधर से कोई करंट आ रहा है I2 जो कि 3 एम्पियर का है, और ये दोनों करंट मिलके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, दोनों करंट मिलके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों करंट मिलके जा रहे हैं तो यहाँ पर होगा टोटल करंट और नेट करंट। NET लिख रहा हूं, NET मतलब नेट, मतलब टोटल करंट। ये जो टोटल करंट है कितना होगा? ऑब्वियसली इट इज I1 प्लस I2। I1 और I2 दोनों मिलके निकलेंगे, कितना होगा? 8 एम्पियर। क्या चीजें समझ में आया? इट इज 8 एम्पियर। अभी देखो, करंट का एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। इधर को जा रहा है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी दिया है 5 एम्पियर। हमें लगता है कि वेक्टर है। लेकिन जब हम दो करंट को जोड़ते हैं, सोचो इन दोनों करंट के बीच में एंगल थीटा है। अगर ये दोनों वायर को पकड़ के मैं थोड़ा ऐसे कर दूंगा, थीटा ज्यादा हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दूंगा, थीटा कम हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में क्या ये वैल्यू बदलेगा 8 एम्पियर? नो, इट विल रिमेन सेम। दैट मींस सम ऑफ द टू करंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। करंट वेक्टर जैसे दिखता है लेकिन है नहीं, बहुरूपिया है, ये स्केलर है, वेक्टर की भेस में आया है। क्योंकि जब ये दोनों करंट को मैं जोड़ता हूं, सम ऑफ द टू करंट्स कितना होगा, वो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एग्जाम्पल, बस यही पूछेंगे बोर्ड में। क्या पूछेंगे? क्या करंट, तो आपके स्कूल में पूछेंगे क्या करंट इज ए वेक्टर, डिफाइन ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? इफ नो देन एक्सप्लेन। तो आपको क्या लिखना है? करंट वेक्टर जैसे दिखता है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू करंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो लोग CHSE बोर्ड से आए हैं, इंग्लिश की आदत डालो, क्योंकि इंग्लिश में सोचोगे, इंग्लिश में सुनोगे तो इंग्लिश में लिख पाओगे। मैं अगर सारा चीज आपकी लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा तो पता चला सब समझने के बाद भी आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है? सो आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ कि धीरे धीरे थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेट करके पढ़ाऊं आपको। तो क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? क्या लिखेंगे? लिखेंगे सम ऑफ टू करेंट्स इज sum of two currents does not depend on the angle between them. So though current has magnitude and direction, करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद इट इज नॉट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर वेक्टर होता तो जो सम है
वो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं? Yes, sir. कितने लोगों को पूरा बढ़िया से समझ में आया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ठीक है, बढ़िया। लास्ट बेंच के एक लड़का को समझ में नहीं आया? आया? आया तो हाथ उठा बोलने से उंगली उठाता है ऐसे। इतना आलसी बच्चा मैं जिंदगी में नहीं देखा। नहीं आया सर। आया? नहीं आया सर। अच्छा, तो कहां पर समझ में नहीं आया बेटा? मुझे पूरा मतलब समझ में, एग्जांपल से समझ में नहीं आया। ये चीज समझ में आया? सम ऑफ टू वेक्टर डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समझ में आया? अच्छा, देखो जैसे मैं बता रहा था अभी, बढ़िया है। देखो उसको समझ में नहीं आया, वो पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर कोई एक करंट ऐसे आ रहा है, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, मान लो कि दूसरा करंट ऐसे आ रहा है, दीज आर द टू करंट्स, और ये दोनों करंट मिलके कुछ मान लो कि ये कुछ ऐसे जा रहे हैं, इधर से कुछ करंट आया है और इधर से कुछ करंट आया है। क्या आपको मालूम है इधर से 5 एम्पियर करंट आएगा, इधर से 3 एम्पियर करंट आएगा, तो इधर से कितना करंट निकलेगा? करंट लॉ तो पढ़े होंगे क्लास 10 में, ओम्स लॉ के बाद। किसी भी जंक्शन में जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यू नो। इधर से कुछ चार्ज आया, इधर से कुछ चार्ज आया, दोनों मिलकर इधर गए तो टोटल चार्ज इधर से गया। मतलब ये अगर हुआ 5 एम्पियर, ये अगर हुआ 3 एम्पियर, तो बताओ यहाँ पर करंट कितना होगा? 8 एम्पियर होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पर करंट 8 एम्पियर हुआ। ये एक करंट है, ये एक करंट है, ये दोनों मिलके टोटल करंट जो है वो ये है। अब अगर ये दोनों जो करंट कैरिंग वायर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको अगर ज्यादा कर देंगे तो क्या ये करंट बदलेगा? नहीं। कम कर देंगे तभी नहीं बदलेगा। मतलब ये दोनों को जोड़ने वाली जो फैक्टर है, मतलब जो रिजल्टेंट करंट है, जो नेट करंट है, जो टोटल करंट है, जो कि सम ऑफ दिस टू करंट्स है, वो सिर्फ इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उनके बीच में क्या एंगल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। जबकि हम देख चुके हैं कि सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच की एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो एंगल के ऊपर डिपेंड ही नहीं किया, मतलब ये वेक्टर नहीं है। बचपन में हम लोग को कोई एक उड़िया में टॉपिक पढ़ाया जाता था, नीलावर्ण श्रृंगार। सुने हो कहानी ना? एक फॉक्स था, वो कहीं किसी धोबी का ब्लू रखा था, उसमें गिर गया, निकला तो पूरा ब्लू हो गया। वो फिर जंगल में जाके बोला, क्या बोला कि मैं भगवान से भेजा गया स्पेशल मैसेंजर हूँ, मैं स्पेशल हूँ। तो बाकी सब उसको पूजा करने लगे, खिलाने पिलाने लगे। लेकिन कोई एक बुढ़ा सा था दूसरा उनका ग्रुप में, बोला ये तो हमारे जैसे ही दिखता है, शायद ये कुछ बहाना कर रहा है, दिखता है ये कुछ स्पेशल जैसे। तो रात में क्या किए, वो सब जाके छुप के, बाकी ग्रुप वाले दूसरे फॉक्स एक साथ मिलके हुक्कू ऐसे आवाज की। और ये फॉक्स का आदत होता है, कोई एक चिल्लाएगा तो वो भी चिल्लाएगा। ये भी अपनी जगह से बैठ के चिल्लाने लगा। तो पकड़ में आ गया कि ये नीला पड़ गया है, लेकिन है ही हमारा जैसा, दिखता है वेक्टर जैसा, लेकिन है नहीं वेक्टर, है कि नहीं? दिखता है वेक्टर जैसा क्योंकि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन सम इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो करंट वेक्टर जैसे दिखने के बावजूद वेक्टर नहीं है। और यहाँ पे मैं लिखा हूं, क्या लिखा? Sum of two currents does not depend on the angle between them. So, though current has magnitude and direction, करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने की बावजूद ये वेक्टर नहीं है, इट इज नॉट ए वेक्टर। क्या बात समझ में आया? ऐसा ना हो जाए कि कोई तुम में से स्टूडेंट जैसे दिख रहा होगा लेकिन स्टूडेंट नहीं होगा। मतलब हम जब पढ़ा रहे हो मन ही मन में कुछ दूसरा सोच रहा होगा। 6:30 बजे क्लास छुट्टी होगा, उसके बाद जाएंगे, कहाँ पानी पूरी खाएंगे, कहाँ मंचूरियन खाएंगे। इधर में पढ़ा दिया वेक्टर, समझ में आया क्या? नहीं। तो स्टूडेंट किसको कहेंगे? जो स्टूडेंट जैसे दिखता है कि जो क्लास में ध्यान से सुनता है, किसको कहेंगे? यस। जो ध्यान से नहीं सुनता है, दिखता है स्टूडेंट जैसा लेकिन है नहीं स्टूडेंट, वैसे ही करंट है, दिखता है वेक्टर जैसा, है नहीं वेक्टर। आगे
तो हमें समझ में आ गया कि जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या है और उनके बीच में एंगल क्या है जानना जरूरी है। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं? एंगल तो सिंपल है, दो लाइन दिया है एंगल निकालना है। नहीं नहीं, इतना सिंपल भी नहीं, थोड़ा एंगल को डिफाइन करते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, ये था पॉइंट नंबर 3, एंगल बिटवीन, अरे मैं BW लिखता हूं मतलब बिटवीन, कंफ्यूज मत हो जाना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is defined as the angle swept while moving from head direction of one vector to head direction of अदर। देखो हर चीज जो मैं लिख रहा हूं आप लोग लिख रहे हो, लेकिन काफी चीजें आएंगी इसमें जिसको स्कूल में नहीं पूछेंगे। हाउ यू डिफाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजों को समझना है, क्या क्या चीजों को रट के याद रखना है। डेफिनेशन पूछेंगे, इसको रट के याद नहीं रखना है, इसको रट के याद नहीं रखना है। सर क्यों लिखवा है? लिखवा है इसलिए क्योंकि समझना है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं। ये समझाने वाली बात है जो मैं लिखवा दिया ताकि आप भी बाद में पढ़ो। नो वन विल एवर आस्क यू, कोई भी कभी आपको नहीं पूछेगा बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझने के लिए क्या बोला है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब स्वीप करना, while moving from head direction of one vector to head direction of other। कुछ लोगों को स्वेप्ट ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लिख देता हूं फिर से, एंगल स्वेप्ट। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसा, दूसरा वेक्टर है ऐसा, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? सर इतना सिंपल चीज तो सबको आता है। नहीं ठीक है आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे तरीके से सोचो, यही आगे चल के बड़ा टांग अड़ाएगा हर जगह। क्या कर रहा है? इट इज द एंगल स्वेप्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। मतलब कोई एक वेक्टर का हेड का डायरेक्शन क्या है? ये वेक्टर का हेड डायरेक्शन ऐसा है, जबकि ये वेक्टर का हेड डायरेक्शन ऐसा है। हेड डायरेक्शन समझ में आया? इस वेक्टर का हेड डायरेक्शन ऐसे, इस वेक्टर का हेड डायरेक्शन ऐसे। एक वेक्टर की हेड डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाने से क्या एंगल घूमना पड़ेगा? कितना एंगल स्वेप्ट करना पड़ेगा, स्वीप करना पड़ेगा, कितना एंगल घूमना पड़ेगा? इसी को कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा करके बताया तो सिंपल चीज हर कोई जानता है, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, है नहीं? नहीं, इसमें कुछ राज है, इसलिए बताया क्योंकि ये चल के आगे बहुत टांग अड़ाएगा। अगर मैं कहूं इस केस में कि ये एंगल दिया गया है, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल दिया गया है 30 डिग्री, तो आप क्या कहोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? 30 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल घूम रहे हो। चलिए केस बदलते हैं, केस बदलते हैं। सपोज आई से दिस इज वन वेक्टर, ओके, एंड दिस इज अनदर वेक्टर, ठीक है, और दिया है कि ये एंगल है 60 डिग्री। पूछा है व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आपको क्या करना होगा? पहले आपको एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरी वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाना है। समझ में आया क्या? इफ यू गो फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर, कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। तो हम कहेंगे थीटा इज 60 डिग्री। हाँ सर ये भी तो सिंपल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो केस बदलते हैं। सपोज, अब मैं केस बदलता हूं, देखो सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे और दूसरा वेक्टर है कुछ ऐसे,
ये दोनों वेक्टर है और दिया है कि ये एंगल 45 डिग्री है सपोज। अब कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या कहोगे? क्या कहोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? लास्ट बेंच बॉय इज नॉट लिसनिंग टू मी। लास्ट बेंच बिहाइंड द गर्ल्स, क्या लिख रहे हो? अरे यार समझ लो, वीडियो मिल जाएगा आपको देखने के लिए, लिखने के लिए। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्लास में समझ लेते हैं। आपके पास तो इतना बढ़िया फैसिलिटी है कि जो भी पढ़ा रहा हूँ सारा रिकॉर्ड हो रहा है और आप बाद में भी देख सकते हो, नहीं? हाँ, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स? एक वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर इधर को है। कोई ट्राई करेगा? गलत हो जाए बोलो कुछ भी। हाँ, किसने बताया? किसने बताया? हाथ उठाओ। एकदम सही बताया। बाकी लोग कोई बोल नहीं पा रहे, अब उसको आस्ट्रोनिश होकर देख रहे हैं कि क्या हुआ है। अरे भाई मैंने क्या बताया, इसलिए तुम्हें बोला कि सीखना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल मूव्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाने में कितना एंगल जाएंगे? अगर ये 45 है, आप जानते हो पूरा 180 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45 which is 135 डिग्री। तो आप कहोगे थीटा इज 135 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? इसीलिए मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट 45। अगर आप कैलकुलेट कर, अब तब जानते हो कि सम निकालते वक्त, रिजल्टेंट निकालते वक्त मैग्नीट्यूड और एंगल की जरूरत होता है। एंगल अगर आप 45 ले लिए सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्या सुश्रिका को समझ में आया? आवाज बुलंद करो, जोर से बोलो। यस सर। अब बताओ सुश्रिका, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो दिखने में ऐसा है और कोई एक दूसरा वेक्टर है जो दिखने में ऐसा है और ये एंगल दिया है 60 डिग्री, क्या बता सकते हो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? देखो यस सर बोलने वाले हर बच्चे यस नहीं होते हैं, अंदर से नो होते हैं। ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? जल्दी बताओ, अपनी इज्जत की बात है। 120 हाँ बढ़िया, समझ में आ रहा है इसको। इसका मतलब द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स निकालने के लिए हमें एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे की हेड डायरेक्शन में जाना है और जो डिले हो रहा था वो कैलकुलेशन के कारण हो रहा था। ये कितना है? 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, अभी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। वो जरूरी था क्योंकि सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम। बढ़िया। सो वी हैव अंडरस्टूड। अभी तक पूरा डिस्कशन में बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट गए, थोड़ा देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या था? पहला चीज हुआ सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम। कोई नहीं पूछेगा, आपको समझने के लिए लिखाया गया है। Any physical quantity which obeys rules of vector addition is called a vector quantity। रट के याद रखना, डिफाइन ए वेक्टर क्वांटिटी पूछेंगे तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर रूल्स को, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर रूल्स को, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है तभी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना? करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये फिगर बनाना है और बताना है व्हाई करंट इज नॉट ए वेक्टर, बिकॉज सम ऑफ टू करेंट्स does not depend on the angle between them. So though current has magnitude and direction, it is not a vector. It doesn't obey vector rules. Vector rule क्या है कि sum of two vectors must depend on the magnitude and the angle between them. क्या बातें समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको स्कूल में पूछेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में देखे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे समझा जाता है। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, आपको समझने के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है दिखा दिया। नाउ लेट अस गो फॉर पॉइंट नंबर 4। अभी तक आपको लग रहा था कि जब हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो हमें जोड़ना आता है ओनली व्हेन द एंगल इज 0 और एंगल इज 180। लेकिन आपको दूसरे एंगल के लिए भी जोड़ना आता है। अगर दोनों फोर्स के बीच में, दो वेक्टर के बीच में 0 या 180 नहीं है, एंगल 60 डिग्री है, तब भी आपको आता है।
नहीं सर नहीं आता। आता है, देखो मैं प्रूफ करता हूँ। आपको आता है बोल के मैं प्रूफ करता हूँ। लेट मी प्रूव दैट यू नो इट। आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है। वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अच्छा, कोई पार्टिकल यहाँ से गया, ऐसे ऐसे घूम घूम के यहाँ पर आके पहुंचा, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते भैया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी इधर से इधर को होता है। अच्छा, सपोज कोई पार्टिकल पहले गया ये वाला डिस्प्लेसमेंट, फिर गया ये वाला डिस्प्लेसमेंट, पहले गया ये डिस्प्लेसमेंट, कॉल इट S1, फिर गया ये डिस्प्लेसमेंट, यहां से शुरू किया था, अब यहां पर पहुंच चुका है। उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, हुआ कि नहीं? ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट, जबकि एक वेक्टर है और ये क्या है? सम ऑफ द टू वेक्टर्स। देखो तो क्या ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 या 180 है? नहीं है, कुछ अलग है। कितना एंगल है? कितना एंगल क्या कुछ भी है। देखो ये है डायरेक्शन हो गया, ये है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, क्योंकि ना 0 है ना 180 है। उसके बावजूद हमें को दोनों को जोड़ना आता है। क्या बात समझ में आया? क्या ये चीज सबको समझ में आया कि कोई पार्टिकल ऐसा गया, डिस्प्लेसमेंट को उड़िया मीडियम में क्या बोलते हैं? विस्थापन। ओके, इसका ये पहला डिस्प्लेसमेंट था, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट था, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। तो जोड़ना तो आता है, और जो आता है बस उसी को लिखना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। जैसे न्यूटन लॉ को न्यूटन लिखे थे, है ना, जूल्स लॉ को जूल लिखे, ओम्स लॉ को ओम लिखे, ट्रायंगल लॉ को कोई साइंटिस्ट ट्रायंगल नाम का नहीं था। ये समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा ट्रायंगल लॉ। मतलब दो वेक्टर को जोड़ना है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना है? पहले दोनों वेक्टर को कर लो ऐसे, एक ले लो, एक की हेड पे दूसरा का टेल को रखो, ये हुआ पहला वेक्टर, ये हुआ पहला वेक्टर। पहला वेक्टर की हेड पे हमने दूसरे वेक्टर का टेल को रखा, ये था दूसरा वेक्टर, इसका टेल को लाके यहाँ पे रखा। फिर पहला वेक्टर का जो हेड था वहां से, पहला वेक्टर का जो टेल था वहां से दूसरा वेक्टर की हेड की तरफ एक एरो मार्क खींचो, दैट गिव्स यू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ये जो चीजें आपको समझ में आ रहा है, इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ। मैं आपके ऊपर कोई चीज थोपना नहीं चाहता हूं। यू हैव टू डिस्कवर व्हाट यू नो एज ए लॉ। देखो हमें काफी चीजें मालूम है, लेकिन हम डिस्कवर तब करते हैं जब कोई हमको पॉइंट आउट करके बताता है। क्या हमें न्यूटन्स लॉ मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हमारे फीलिंग में है कि नहीं? पहले क्लास में भी बताया था, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहता है, चल रहा है तो चलता रहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नहीं, F इक्वल टू ma पढ़ते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट पढ़ते हैं थर्ड लॉ में। और ये चीज क्या न्यूटन बताने से पहले आपको मालूम नहीं था? मालूम था। आप जब कोई चीज लेके रखते हो, चाबी कहीं छोड़ दिए, बाद में लाने जाते हो तो वहीं पर जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है जहां छोड़े थे वहीं पड़ा रहेगा। कोई बॉल को पास फेंकना है तो अब धीरे से फेंकते हो, दूर फेंकना है तो जोर से फेंकते हो। यू नो F इक्वल टू ma। आपको कहा जाएगा दौड़ के जाओ, दीवार के साथ टकराओ। आप दौड़ के तो जाओगे, जैसे दीवार पास आएगा स्लो हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, यू हैव फेल्ट इट, यू हैव रियलाइज्ड, आपके अनुभव में है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने जोर से धक्का मारूंगा उतना ज्यादा दर्द होगा। सो सारी चीजें आपको मालूम है, बस न्यूटन के नाम पे आपको फिर से उन चीजों को डिस्कवर करने में साइंस मदद करता है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट का सॉफ्ट निकालना आपको नहीं आता है? यस, यू नो हाउ टू फाइंड द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स, है ना? तो अब ये जो चीज आपको समझ में आया, उसी चीज को पहले हम लिटरली लिखेंगे। जो आपको समझ में आता है, वी कैन गो फॉर अदर पेज। पॉइंट नंबर 4, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल लॉ। कौन साइंटिस्ट इसको बताया था? अरे कोई साइंटिस्ट नहीं था, इट वाज डिस्कवर्ड, लोगों को आता है। और ये ट्रायंगल लॉ आपको दो पार्ट में मिलेगा। एक तो वो ग्राफिकली कैसे दो वेक्टर को जोड़ेंगे, अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, दूसरा है न्यूमेरिकली कैसे जोड़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल
फॉर्म और ग्राफिकल अप्रोच। अगर ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर दिया गया तो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे? देखो, बिफोर आई राइट द स्टेटमेंट मैं ये बताना चाहूंगा कैसे जोड़े। हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट था, एक था ये, एक था ये। तो मुझे क्या करना पड़ा? पहला डिस्प्लेसमेंट के साथ दूसरे डिस्प्लेसमेंट को जोड़े। कैसे जोड़े? दूसरा का टेल को पहले का हेड के ऊपर रखे, रखने के बाद पहला का टेल से दूसरे की हेड की तरफ एक एरो मार्क कर दिए। जो वेक्टर मिला वो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर और सम ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ो तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ये लाइन का लेंथ है कि नहीं? कितना आसान है देखो। अब वही चीज को हम लोग लिखने वाले हैं। लैंग्वेज थोड़ा कड़क रहेगा लेकिन सीखना पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? इफ two vectors taken in order, स्टेटमेंट जैसे लिख रहा हूं इसे रट्टा मारना है। if two vectors taken in order represent the two sides of a triangle, represent two sides of a triangle, then third side of the triangle taken in reverse order, मतलब उल्टा ऑर्डर में, taken in reverse order, comma graphically represents the sum और रिजल्टेंट। सम को और क्या कहते हैं? रिजल्ट। रिजल्ट से निकलता है रिजल्टेंट। देखो, जैसे लैंग्वेज लिखे हैं वैसे ही आपका रट्टा मारना है, याद रखना है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ये तीन वर्ड तो रहना बहुत जरूरी है पूरा का पूरा डेफिनेशन में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो समझते हैं क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट आपने देख लिया। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपके पास दो वेक्टर है। ये है एक वेक्टर ए, ठीक है, और ये है दूसरा वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ना है। ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है। लेट अस मेक यूज ऑफ द लॉ। लॉ क्या कहता है? बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। हमें निकालना है a प्लस बी। क्या बोल रहा है? इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, पहला लाइन को समझो, यहां तक समझो। इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, अगर दो वेक्टर को ऑर्डर में लेते हैं, मतलब ऑर्डर में मतलब जैसे देखो, आप टॉर्च लाइट में बैटरी डालते हो तो कैसे डालते हो? ये हुआ एक बैटरी, ये हुआ दूसरा बैटरी, ऐसे करके डालते हो। मतलब एक का हेड, दूसरा का टेल, दूसरा का हेड, तीसरा का टेल, ऐसे करके डालते हो कि नहीं डालते हो? यू से बैटरीज आर इन ऑर्डर। एग्जैक्टली दैट वे, दो वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर मतलब दोनों वेक्टर को ऑर्डर में लेने का मतलब हुआ पहला वेक्टर को लाओ यहाँ पे, उसके साथ दूसरे को ऑर्डर में लाओ, मतलब सॉरी, पहला वेक्टर को लाओ यहां से और उसके साथ दूसरे को ऑर्डर में लाओ, मतलब दूसरा वेक्टर को लाओ ऑर्डर में, मतलब उसका टेल को इसकी हेड के ऊपर रखो। ये दोनों हो गए ऑर्डर में। क्या बात समझ में आया? नाउ द टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। यस यस यस। देखो, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों ऑर्डर में है। ये है ए, ये है बी। अच्छा, फिर आगे बढ़े।
If two vectors taken in order represent the two sides of a triangle, ये किसी ट्रायंगल का दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा ट्रायंगल? देखे तो ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। If two vectors taken in order represent the two sides of a triangle, then क्या बोल रहा है? Then third side of the triangle, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल मतलब कौन सा? ये वाला साइड। कैसे लेना है? टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर। सोचो, अगर मैं थर्ड साइड को भी ऑर्डर में लेता तो शायद मैं कुछ ऐसा करता। बोला नहीं, थर्ड साइड को उल्टा ऑर्डर में लेना है। मतलब आप थर्ड साइड को ऐसा नहीं ले सकते हो। कैसे लोगे आप लोगे उल्टे ऑर्डर में, मतलब ऐसा। क्या बात समझ में आया? थर्ड साइड टेकन इन उल्टा ऑर्डर, थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर graphically represents the sum or resultant of the two vectors। जो दो वेक्टर लिए थे उनका सम रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये हुआ A, ये हुआ B, तो ये जो वेक्टर है, नया वेक्टर है, इसका नाम क्या पड़ेगा? A प्लस B। क्या बात समझ में आया? यस सर। हाँ, देखा, ये दो वेक्टर को ऐसे लेना है। If two vectors taken in order represent the two sides of a triangle, then the third side of the triangle taken in reverse order graphically represents the sum of the two vectors। कोई बोलेगा ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? A का मैग्नीट्यूड कितना है? You clever, what you do? You make use of a scale and measure the length। ये जो लेंथ है that is magnitude of A है कि नहीं? What is the magnitude of B? तो आप ये जो एरो है इसका लेंथ को मेजर कर लोगे। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने से जो सम बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो आप क्या करोगे? यहां से यहां तक का लेंथ को मेजर कर दोगे। This length will give you the sum of the two vectors। समझ में आया क्या? यस सर। तो आपको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रायंगल लो, आपको लिखना है और ये फिगर बना के छोड़ना है। ये जो A प्लस B हम दो वेक्टर को लिखे हैं, इनको क्या कहते हैं मालूम है? रिजल्टेंट। तो आज से आगे हम लोग इसको R वेक्टर कहेंगे। R मतलब A प्लस B। क्या बात समझ में आया? R का मतलब हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। R का मतलब हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी से बोलो, आगे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। क्या लास्ट बेंच के दोनों बच्चों को समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा आपको वर्किंग रूल बताता हूं जो आपको पूछेगा नहीं कोई, लेकिन हमें समझना है। हाउ टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज आपके लिए यूट्यूब में ढूंढोगे कीवर्ड हाउ टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो स्टेप में 3 स्टेप बताता हूं आपको। दो वेक्टर दिया गया है कि एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर को जोड़ो, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो। यू वांट टू ऐड दीस टू वेक्टर्स, ये A है ये B है, निकालना है तो क्या होगा, ऐसे पूछा है। स्टेप 1, ये कोई पूछेगा नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। स्टेप 1 क्या करना है? टेक वेक्टर A, ले लो, बोला है टेक वेक्टर A, तो ले लो वेक्टर A, आ गया वेक्टर A। स्टेप 2, अब क्या करना है बताओ? टेक और कीप ड्रॉ वेक्टर B with tail on head of A। अब B वेक्टर को ड्रॉ करो और इसका टेल को लेके कहां रखो? A का हेड पे। समझ में आ रहा है? मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको इसे दो वेक्टर ड्रॉ करके दे दिया गया ग्राफ पेपर में, बोला गया निकालो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप ग्राफ पेपर में पहले इसको लेके ड्रॉ करोगे, कितना लंबा है किधर को, इस हिसाब से ड्रॉ कर लोगे।
दूसरे को वेक्टर को भी कितना लंबा है, किधर को है, वो एंगल लेके ड्रॉ कर लोगे। देन स्टेप 3 में रिजल्टेंट मिलेगा। स्टेप 3 क्या कहता है, आर मतलब a प्लस बी। आर क्या कोई बताएगा आर कहां से स्टार्ट होता है, फिर फ्रॉम स्टार्ट, ये था हमारा a, आर कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है, कोई बताएगा? आर ये स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए एंड सेट कहां, हेड ऑफ बी। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो हमें अभी आर ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे कर लूंगा, ये बन जाएगा हमारा आर, है नहीं? क्या स्टेप से समझ में आया? यस सर। इसका मतलब आप ग्राफिकली वेक्टर को जोड़ सकते हो अगर आपको ग्राफ पेपर, स्केल पेंसिल, प्रोट्रैक्टर मिल गया। कोई पूछेगा कि दोनों वेक्टर को जोड़ो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप कहोगे ये तो सिंपल सा बात है, एवरीवन नोज द मैग्नीट्यूड। क्या है मैग्नीट्यूड? द मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो दिख रहा है, बता है क्या इधर को। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, चलिए थोड़ा चेक करते हैं। जो हम पहले जानते थे क्या वो गलत था? हम लोग तो सीधे सीधे जोड़ देते थे, 6 न्यूटन हुआ, 8 न्यूटन हुआ तो नेट फोर्स 14 न्यूटन हुआ बोल देते थे। थोड़ा ट्रायंगल लॉ लगा के देखते हैं कि जो हम पहले से जानते थे वो सही है कि गड़बड़ हो गया। नहीं, हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर, ऐसा कोई ब्लॉक है और उसके ऊपर दो फोर्सेस आ रहे हैं और वो दोनों फोर्स दिखने में कैसे हैं, एक है 6 न्यूटन का, दूसरा है 8 न्यूटन का, तो आप कहोगे ये 6 न्यूटन का है, ये 8 न्यूटन का है, इसका नाम चलो मानते हैं A है, इसका नाम B है। अब बोलोगे ऐसा क्यों है? तो उसके माँ बाप जो नाम रखे वही नाम पे रहेंगे कि आप रखोगे उनका नाम, इसका नाम A है, इसका नाम B है। अभी आपको नेट फोर्स निकालना है, कैसे निकालोगे बोलो? पहले क्या करेंगे, वेक्टर A को लेके आओ, आया, फिर वेक्टर B को लेके आओ, स्टेप 2 वेक्टर B को लेके आओ, आया, वेक्टर B को लाके क्या करना है, ऐसे रखना है कि उसका टेल एक ही हेड पे रहेगा, हाँ रह गया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ A, कहां खत्म होगा, एट द हेड ऑफ B। हुआ क्या? इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, ये जो A था उसका लेंथ कितना था, 6, ये जो B था उसका लेंथ था 8, तो ये जो R निकला उसका लेंथ कितना हुआ, 14, जो कि इधर को है। यस, तो हम जो जानते थे कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हम जो जानते थे वो भी सही चल रहा है। मतलब पहले से जो जानकारी था वो था, लेकिन अभी थोड़ा और अपग्रेड हो गया, अपडेट हो गया, दूसरे एंगल के लिए भी निकालना हमें आता है। चलिए वेरीफाई करते हैं। दूसरा केस लेके, सपोज यही है वो ब्लॉक और यही है वो दो फोर्स। कौन सा फोर्स है? एक तो हो गया 8 न्यूटन वाला ये फोर्स B है ना, और दूसरा वाला क्या हो गया, A हो गया 6 न्यूटन वाला, 6 न्यूटन वाला A। ये हो गया A, ये कितना लंबा है, 6 न्यूटन का है भैया, ये 6 न्यूटन का है, नाम है A। चलो दोनों को जोड़ते हैं, कैसे करेंगे? पहले A को ले लो, ले लिया A को ले लिया, अब A को, अरे क्या गड़बड़ा गया, हाँ पहले हम A को ले लिए, A is taken into consideration, ये हो गया A। अब उसके साथ B को ले लो, ये था A के साथ B को ले लो, B को कैसे लेंगे, B का टेल को A का हेड पे रखेंगे और ड्रॉ करेंगे, अरे ये हो गया B। क्या बात समझ में आया? ये हो गया A, ये हो गया B। अब क्या बच गया, देखो तो बच गया क्या, रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, थोड़ा इसको मैं बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, फ्रॉम द टेल ऑफ A टू द हेड ऑफ B, फ्रॉम द टेल ऑफ A टू द हेड ऑफ B, ये हो गया रिजल्टेंट। क्या बात समझ में आया? सर ये जो लेंथ है ये कितना था, 6 न्यूटन वाला, और ये था 8 न्यूटन वाला, मतलब R कितना हुआ, यहां से यहां तक, ये ऊपर वाला था 8,
नीचे वाला था 6, तो ये कितना हुआ 2, और किधर को हुआ इधर को। हाँ देखो यही तो हम जानते थे, क्योंकि ऐसा दो फोर्स अगर आएंगे, मेरा वेक्टर को कौन खा गया यहाँ से, ये मेरा वेक्टर कौन खा गया, अरे मेरा वेक्टर, हाँ ये। अब ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होता था, सम क्या होता था 2 न्यूटन इधर को, जो हमें भी दिख रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस, मतलब हमें जो पहले से जानकारी था वो हमें समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा जानकारी था, अब जानकारी अपडेट हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि अगर मैं अभी केस बदल देता हूं, अब आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड करता है कि आप कैसे बोलोगे। सपोज ये है ब्लॉक, अब इसके ऊपर है दो फोर्स, कैसा फोर्स, ऐसा वाला हुआ 8 न्यूटन। जो आप में से सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा सिर्फ वो ही बताएगा, बाकी लोग तो देखते रह जाएंगे। ये हुआ 8 न्यूटन फोर्स। अगर दूसरा फोर्स मैं ऐसे देता हूं या ऐसा देता हूं, आपको निकालना आता है, मैं लेकिन दूसरा फोर्स बड़ा इंटरेस्टिंगली देना चाहता हूं। दूसरा फोर्स कुछ ऐसा है 6 न्यूटन, और तरीका आपको मालूम है क्या, बताओ ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम क्या होगा। करना क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो करो। स्टेप 1, कोई फटाक से आंसर बताएगा तो बताए, मैं थोड़ा वेट कर लूं। 30 सेकेंड्स आई एम वेटिंग, 1 मिनट आई एम वेटिंग। कोई बताएगा ऐसा दो फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, कोई ना कोई तो होगा इंटेलिजेंट। ड्रॉ करो, रफ में ड्रॉ करो, देखो और बताओ क्या करना है। पहले वेक्टर ए को लेना है, उसके साथ बी को ऑर्डर में लेना है, फिर ए का टेल से बी का हेड को जोड़ना है, वो देगा रिजल्टेंट। उसका जो लेंथ होगा दैट लेंथ विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। कितना आया, कोई जोर से, कितना आया, 14 आया। नो 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 नो, 14 तो तब आता था जब दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में तब 14 होता था, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से तो 2 होता था। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर रिजल्टेंट होता था 2 न्यूटन इधर को इस डायरेक्शन में, यहाँ पर 14 न्यूटन इस डायरेक्शन में। यहाँ पर रिजल्टेंट होता था कितना 14 न्यूटन जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ना सेम डायरेक्शन में है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्टेप 1, हाँ बोलिए। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन, नो 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 बेटा। चलो चलो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मिलके करते हैं। ठीक है, मेरे को क्या करना है, स्टेप 1 बताओ क्या करना है। स्टेप 1 में, स्टेप 1 में क्या करना है, ड्रॉ वेक्टर ए। जो वेक्टर ए दिया गया उसको ड्रॉ करो। चलो करते हैं, ये है वेक्टर ए, ड्रॉ कर दिया, क्या हर्ज है, ये वेक्टर को मैं ड्रॉ कर दिया, ए को ले आया। आया समझ में। अब ये जो लाइन में लिया हूं इसका लेंथ कितना है भैया, सबको मालूम, सबको मालूम है, सबको मालूम। स्टेप 2, स्टेप 2, ड्रॉ वेक्टर बी विथ टेल ऑन हेड ऑफ ए। और वेक्टर बी को ड्रॉ करो और उसका टेल को ए के हेड पे रखो। बी कौन है, बी ये है। इसको उठाओ यहां से लाके उसका टेल को ए का हेड पे रखो, ये हो गया बी। अच्छा ये जो बी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, मतलब ये लेंथ कितना है 6। अब जो रिजल्टेंट वो कहां से स्टार्ट होगा, हेड ऑफ बी और टेल ऑफ ए कहां से स्टार्ट होगा, टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी। मतलब जो रिजल्टेंट है वो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ होगा। मतलब ये दोनों वेक्टर को जोड़ो तो ये अगर ये पुश करेगा, ये पुश करेगा, ये बॉडी किधर को जाएगा, ये बॉडी किधर को जाएगा, ये बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, तो बॉडी इधर को जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये जाएगा इधर को। क्या होगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स तो ये है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज लेंथ। हमें लेंथ पूछा गया है। क्या आपको दिख रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये 6 है, ये 8 है, तो ये लेंथ कितना होगा,
यस, आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज 10 न्यूटन। इट इज 36 प्लस 64 इज 100 रूट ओवर इज 10। मतलब अभी जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 10 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस, ऐसे करके निकालते हैं, स्टेप्स फॉलो करना है। क्या बात समझ में आया? यस। बढ़िया। देखो साथ साथ क्या मिला आपको? कोई भी दो वेक्टर के बीच में कुछ भी एंगल हो, खाली एंगल 0 या एंगल 180 के लिए नहीं, कुछ भी एंगल हो, अगर हमें ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर दिया गया तो हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्या करना है? पहला वेक्टर को ड्रॉ कर दो, दूसरे को भी ड्रॉ कर दो, नीचे से ऊपर ऐसे कर दिया, ए का टेल से बी का हेड को वेक्टर कर दिया, उसका लेंथ को मेजर कर दिया, द लेंथ विल गिव यू द रिजल्टेंट। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस, देखा ट्रायंगल लॉ कितना पावरफुल है, जो आपका नॉलेज को अपडेट भी कर दिया और बता दिया कि आपको जो छोटे से केसेस में आता था अब सारा केसेस में आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर। 90 डिग्री तो कर दिए, 60 डिग्री होता तो, 120 डिग्री होता तो, 45 डिग्री होता तो, ऐसे ओरल नहीं कर सकते, ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करके देख लेंगे लेंथ कितना है। क्या बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितना हमें समझ में आया उसको हम लोग अभी यूज करने की कोशिश करेंगे। खाली मुझे आप बताना छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A is like this, B is like this, what is correct डायरेक्शन ऑफ R? मैं आपको MCQ बना के दे रहा हूं। पहला चॉइस में क्या दिया है? इट इज समथिंग लाइक दिस। बी में दिया है समथिंग लाइक दिस, सी में दिया है समथिंग लाइक दिस और डी में दिया है समथिंग लाइक दिस। क्या कोई मुझे बताएगा सही आंसर कौन सा होगा? सी। सोचो 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 कौन सा होगा? सी होगा सर। बी होगा? सी होगा। यस। तो करना क्या है? सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन देखें, देखो पकड़ में आ रहा है लोगों को। सॉल्यूशन देखें तो पहले में लाया ए को लाया, ये हुआ ए, उसके साथ लाया बी को लाके रखूं ऑर्डर में, और ऑर्डर में ये ऑर्डर में आया यहां से, तो जो रिजल्टेंट होगा ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा? श्रेया, ऊपर से नीचे आ गया वेक्टर, तो ये कौन सा हुआ? ये हो गया सी। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए हड़बड़ा मत, वीडियो आपको मिल जाता है, क्या है इतना हड़बड़ हो रहे? समझने पे जोर दो, समझ जाओगे तो अब तो वीडियो शेयर कर देंगे ना, तुरंत क्लास के बाद ही वीडियो शेयर कर देंगे। थोड़ा देख लो, क्योंकि इतना फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ लोगों का आदत है इतनी चीज को उतारने के लिए वो बोर्ड में 25 बार देखते हैं, क्योंकि एक बार देखेंगे इफ, लिखेंगे इफ, वेक्टर ए, डंडा, एरो, कॉमा, और कुछ लोग एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा लिख देते हैं, उनका आराम ज्यादा होता है। इसलिए मैं बोला हूँ जिनको 25 बार देखना पड़ता है वो लोग लिखना बंद करें। जो लोग एक झलक में देख के लिख देते हैं वो लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, और इसका काफी फायदा एग्जाम में होता है। सामने जो बैठा थोड़ा सा ऐसे देख लिया, एक बार में पूरा उतार लिया, चीटिंग में भी काफी फायदा होता है। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर शोन व्हाट इज करेक्ट? एक फिगर दिखाया गया है, क्या फिगर है? फिगर ऐसा है, ठीक है, और ये फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये फिगर कुछ और एक फिगर है ये ऐसा है। ऐसा करके 3 वेक्टर आपको दिया गया है, और दिया गया है ये वेक्टर का नाम है ए,
ये वेक्टर का नाम बी, ये वेक्टर का नाम सी। व्हाट इज करेक्ट? चॉइस दिया गया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, और लास्ट हुआ कैन नॉट बी सेड। क्या आप बताओगे कौन सा सही आंसर होगा? देखो तो कौन कौन ऑर्डर में है, कौन कौन ऑर्डर में? सी और ए ऑर्डर में। क्या सी और बी ऑर्डर में है? नहीं है। अच्छा, सी और ए ऑर्डर में है, साथ साथ बी भी तो रिवर्स ऑर्डर में है, तो आप क्या कहोगे? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। सही आंसर हुआ ये। क्या पकड़ में आ रहा है? यस। अगला क्वेश्चन, क्योंकि समय खत्म होते जा रहा ना, मैं आपको करवाऊंगा। और अगले क्लास हम लोग इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, प्लीज डोंट मिस द क्लास। अच्छा, अब आपको आंसर बताना है कि ये केस में ऐसा है, ऐसा है, ये तीन वेक्टर दिया गया है ए बी सी। इन फिगर shown what is correct? चॉइस दिया गया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कौन सा सही है आपको बताना है। ए प्लस बी प्लस डी होगा। अरे यार, कौन सा सही होगा? डी लग रहा है। ऐसा लग रहा है? बड़े स्मार्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। टू गुड, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, चलिए थोड़ा देखते हैं इन बच्चों को ऐसा क्यों लगा। ये देखो, ये फिगर में क्या ए के साथ बी ऑर्डर में है? हाँ है। क्या सी रिवर्स ऑर्डर में है? नहीं है, सी भी तो ऑर्डर में है। ओहो, गड़बड़ हो गया, सी रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, अगर ये हुआ सी, क्या मैं कह सकता हूं कि ये होगा माइनस सी? होगा कि नहीं होगा? अगर ये हो गया सी, तो क्या ये माइनस सी होगा ऊपर वाला? हाँ होगा। यस सर। यस। अगर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, जगह कम पड़ रहा है। हाँ, तो अगर ये वेक्टर हुआ सी, ये वाला, तो हम इसके उल्टे वेक्टर को माइनस सी कह सकते हैं। अब सोचो तो ए प्लस बी, ए एंड बी आर इन ऑर्डर, माइनस सी रिवर्स ऑर्डर में है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यस। अब ए और बी को जोड़ो तो क्या होगा? माइनस सी। अच्छा, अगर ए और बी को जोड़ने से होता है माइनस बी, ए और बी को जोड़ने से होता है माइनस सी, तो सी को इधर ले आओ, क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। स्टैंडिंग अंडर का मतलब ऊपर से जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग, बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है? क्या देना है? फाइंड what should be angle between, what should be, मैं BW लिखता हूं मतलब between,
व्हाट शुड बी, कोई ब्लैक एंड व्हाइट सोच लेगा तो गड़बड़ है। फाइंड व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ चॉइस दिया गया है। सारे केस में आपको बताना है कि एंगल क्या होगा। अगर पहला केस दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिया है दूसरा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर ये इसके साथ बराबर हुआ तो थीटा क्या है, ये इसके साथ बराबर हुआ तो थीटा क्या है। क्वेश्चन छोड़ा गया आपके लिए अगले क्लास के लिए। थीटा का वैल्यू क्या होने से दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस होगा। दिमाग लगाना है, सोचना है, समझना और बताना है। हो सके तो YouTube चैनल पे आंसर दे दो। क्या सारे चीजें समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्ते सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।